फिफ्थ पॉइंट था हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए आप ही लायबल, आपके कॉन्ट्रैक्ट से शेयर होल्डर लायबल नहीं हो। कंपनी में तो ऐसा हो जाएगा, बट पार्टनरशिप हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके लिए क्या सिर्फ फर्म लायबल होगी या पार्टनर्स भी पर्सनली लायबल? पार्टनर्स भी पर्सनली लायबल होंगे ही होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, मतलब पार्टनरशिप फर्म चाह के भी अपने पार्टनर से अलग होकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, पार्टनर वहां पर लायबल होंगे ही, पार्टनर वहां पे इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो कंपनी ने की, जबकि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो किसने किए? वो आपकी पार्टनरशिप फर्म ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो पार्टनर्स ने किए। चलिए बेटा, वीडियो भी आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी तक हमने पार्टनरशिप और कंपनी का पहला डिफरेंस किया कि कंपनी इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विद सेपरेट लीगल पर्सनल। परपेचुअल सक्सेशन यहाँ की फीचर है, एंड हियर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। जबकि पार्टनरशिप फर्म में कलेक्टिव बॉडी ऑफ पार्टनर है, कोई रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है पार्टनरशिप फर्म, और परपेचुअल सक्सेशन तो है ही नहीं इसके अंदर। सेकंड डिफरेंस हमने कहा रजिस्ट्रेशन का। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलेगी, आपको कोई भी कंपनी के तौर पे मान्यता नहीं देगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म में भी अनरजिस्टर्ड, यानी आप चारों मिलके, पांचों दोस्त मिलके, 6 दोस्त मिलके कोई फर्म चला रहे हो और सरकार को आपने बता नहीं रखा कि हम फर्म चला रहे हैं, तो भी उस अनरजिस्टर्ड फर्म को भी वैलिड माना जाएगा और वो अपना रजिस्ट्रेशन बाद में कभी भी करवा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई स्टार्टिंग से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो ऐसा पार्टनरशिप फर्म में जरूरी। थर्ड हमने डिफरेंस किया रजिस्ट्रार का, कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। कंपनी एक्ट जो होता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करवाता है, जबकि पार्टनरशिप एक्ट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराता है। नेक्स्ट डिफरेंस था हमारा, कंपनी का बेस होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जबकि पार्टनरशिप फर्म का बेस होता है म्यूचुअलिटी। Fifth difference, separate property, bank account, contractual capacity. Now let's come to the next difference. There is one important difference, suing capacity. Suing capacity का मतलब होता है कोर्ट में sue करने की पावर, कोर्ट में किसी को किसी के ऊपर लीगल केस करने की पावर। यू हैव द पावर टू फाइल अ केस अगेंस्ट अदर। कंपनी को बनाने के लिए मान लीजिए 10,000 शेयर होल्डर इकट्ठे हुए, 10,000 शेयर होल्डर्स, 10,000 शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इकट्ठा करके कंपनी बनाई। कंपनी की डील हुई दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हो सकता है इस डील से कंपनी को नुकसान हो गया, हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन, नुकसान होना बड़ी बात नहीं, बिजनेस में फायदे नुकसान चलते रहते, लेकिन गलत तरीके से नुकसान पहुंचा वो बड़ी बात है। कंपनी ने कोई वादा खिलाफी की, कंपनी ने अपनी बात से मुकर गई, इस वजह से थर्ड पार्टी को लॉस लगा, कंपनी की वादा खिलाफी की वजह से इस आउटसाइडर को लॉस लगा, क्या ये कंपनी को श्यू कर सकता है? यस सर। ये आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन इन 10,000 शेयर होल्डर को पर्सनली इश्यू कर सकता है? कंपनी को कर सकते हो, सिर्फ कंपनी को कर सकता है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंपनी कैन श्यू अदर्स, कंपनी दूसरों को श्यू कर सकती है, एंड बी श्यूड बाय अदर्स, और दूसरे कंपनी को श्यू कर सकते हैं। शेयर होल्डर विल नॉट बी लायबल। शेयर होल्डर विल नॉट बी लायबल।
लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई डील हुई पार्टनरशिप फर्म की, तो वो पार्टनरशिप फर्म जो है उसके साथ डील अगर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म को शू करना जब चाहेगा तो पार्टनरशिप फर्म में शूइंग कैपेसिटी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म को शू नहीं किया जा सकता सेपरेटली, यानी आपको पार्टनरशिप फर्म को शू करने के लिए सभी पार्टनर्स के नाम केस करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप फर्म को शू करना चाहते हो, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म पे केस हुआ है, सभी पार्टनर्स पे भी हो, सभी पार्टनर पे हुआ है सर। सभी पार्टनर्स पे भी हो। अब पार्टनर्स का जो फर्म में पैसा है वो भी लायबल होगा, और पार्टनर्स का जो घर में पैसा है वो भी, पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉपर्टी है वो भी लायबल होगी, और पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी लायबल। ठीक है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में रिस्क ज्यादा है, पार्टनरशिप फर्म में रिस्क ज्यादा है। अगर मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ओनर के पॉइंट ऑफ कंपनी। चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस है मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेशन। जिस बच्चे से ये सवाल पूछूं वो जवाब दे मुझे। लक्ष्मी बेटा। यस सर। बेटा मेरे को एक बात बताइए कि क्या पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किसी चैरिटेबल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी साइड एक्टिविटी नहीं, मेन एक्टिविटी, मतलब तुम्हारा काम ही सारा दिन काम ही चैरिटेबल और तुम एक एनजीओ के तौर पे काम, क्या पार्टनरशिप फर्म इस पर्पज के लिए बनाई जा सकती है? नो सर, ओनली बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हाई पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी फॉर्म फॉर द चैरिटेबल पर्पज, charitable activities, why partnership firm cannot be formed for charitable purpose, religious purpose, तो आप क्या जवाब? Because there is no earning of profits. There is no earning of profit. Business and earning of profit are compulsory in a partnership firm. इसीलिए ये जो है ये चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बन सकती, ये सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए। Yes sir. राइट। जबकि कंपनी को आप बिजनेस पर्पज के लिए भी बना सकते हो और चैरिटेबल पर्पज के लिए भी बना सकते हो। जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो बिजनेस पर्पज की कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 7 में होगा ऑफ कंपनी एक्ट 2013, और चैरिटेबल पर्पज की कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में होगा ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो बिजनेस पर्पज के लिए भी आप कंपनी बना सकते हो, और सोलरली का मतलब केवल और केवल चैरिटेबल पर्पज के लिए भी कंपनी बना सकते हो। यहां पर कंपनी फॉर्मेट आपके लिए एडवांटेजियस रहा। चलिए, उसके बाद है एजेंसी। एजेंसी का कंसेप्ट कहां नहीं होता अर्पित? कंपनी में एजेंसी का कंसेप्ट नहीं होता, देयर इज एब्सेंस ऑफ एजेंसी कंसेप्ट, जबकि ये तो यहाँ की जान। ये आपके मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 3.6 पर है एजेंसी। इन फर्म एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज ऑफ द फर्म, यानी हर पार्टनर के काम से बाकी सभी पार्टनर और फर्म लायबल हो जाती है। जबकि कंपनी में शेयर होल्डर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर के काम से दूसरे शेयर होल्डर तो लायबल होते ही नहीं, शेयर होल्डर के किए हुए काम से कंपनी भी लायबल। ठीक है, तो वो किसी का भी एजेंट नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। मिनिमम मेंबर्स। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 2। कंपनी में मैं 3 कैटेगरी बांट देता हूँ, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंपनी एक्ट में वैरायटी बहुत ज्यादा है,
इसके अलावा भी ढेरों सारी टाइप की कंपनी है, स्मॉल कंपनी, किसानों की प्रोड्यूसर कंपनी, इसके अलावा डोरमेंट कंपनी, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट होता है। तो बहुत सारे वेराइटीज है, लेकिन मेंबर्स के हिसाब से 3 ही कंपनी बनेगी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर देयर विल बी 3 टाइप ऑफ कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में मेंबर होगा 1 कम से कम, 1 प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में 7 7। राइट। इसी के साथ मैक्सिमम मेंबर भी कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग मैक्सिमम जुड़ सकते हैं? 50। 50 sir. 50. ओपीसी में मैक्सिमम कितने जुड़ सकते हैं? 1। 1 प्राइवेट में मैक्सिमम कितने जुड़ सकते हैं? 200 200. 200। प्राइवेट कंपनी में 200 तक मेंबर हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में No limit. नो लिमिट Limit, sir. अच्छा, करोड़ों लोग मिलकर एक महा कंपनी बनाना चाहते हैं, करोड़ों शेयर होल्डर मिलकर एक दैत्याकार कंपनी बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी, वर्ल्ड की टॉप 100 में आ जाए ऐसी कंपनी, इतने बड़े साइज की, तो कौन सी कंपनी बनाना? पब्लिक पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी। अब देखो, पब्लिक कंपनी आपको वाइडेस्ट लेवल का बिजनेस अलाउ कर, ओपीसी आपको स्मॉलेस्ट लेवल का बिजनेस अलाउ कर, और प्राइवेट कंपनी आपको मीडियोकर बिजनेस अलाउ कर। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की एक कमी है कि वो सिर्फ स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेस के लिए है, वो लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए नहीं। बताइए, रिलायंस पार्टनरशिप फर्म है या टाटा है या बिड़ला है? कौन सी कंपनी पार्टनरशिप फर्म? कोई भी बड़े स्केल की कंपनी। हाँ जी, लिमिट होती क्यों है सर? हाँ जी, लिमिट क्यों होती है? लिमिट क्यों होती है? किसके अंदर? मैक्सिमम पार्टनर की है, मैक्सिमम मेंबर्स? जैसे प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स के सर। प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर की लिमिट इसलिए बेटा, अगर प्राइवेट कंपनी में हमने अनलिमिटेड मेंबर अलाउ कर दी, तो फिर ये बताओ प्राइवेट कंपनी में प्राइवेटनेस कहाँ है? अगर हमने प्राइवेट कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर अलाउ कर दिए कि भी प्राइवेट कंपनी में 1 लाख मेंबर हो सकते हैं, आपको लगता है 1 लाख लोग एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं? नहीं सर। है ना, 1 लाख लोग फ्रेंड भी नहीं हो सकते, रिश्तेदार भी नहीं हो सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट का मानना है कि 200 तक आपके रिश्तेदार और फ्रेंड होते हैं। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। कंपनी एक्ट 1956 में ये जो 200 की लिमिट है 50 की हुआ करती है। अब आजकल थोड़ा सा सर्कल लोगों का बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट ने 200 की लिमिट सेट कर दी है कि 200 तक आपके फ्रेंड, रिलेटिव, ये लोग आपके मेंबर बन सकते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर निकला सकती। सूरज, ठीक है सर। चलिए। सर हाँ जी बेटा। सर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उनके अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? आप बताइए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सर 1। ओके सर। उसके बाद आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 3.6 पर डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। कनिष्का बेटा, आर यू देयर? कनिष्का बेटा, तरुण बेटा। यस सर। बेटा, जब आप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बनाया करते थे, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल Yes, अकाउंट sir. में क्या क्या तैयार किया? फाइनल अकाउंट्स में सर पार्टनरशिप फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करते थे। जो ट्रेडिंग P&L है वो तो बनता ही बनता है। इसके अलावा आपने प्लस Yes, 2 में sir. जो नई चीज सीखी वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हर साल बनाते हो, कभी कभी बनाते हो? ये सर हर साल बनता है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हर साल बनता है, ठीक है। इसका sir. मतलब पार्टनर हर साल प्रॉफिट बांट लेते हैं, चाहे वो उसको विड्रॉ Yes, करे sir. या ना करे, लेकिन अपना अपना हिस्सा निकाल के वो अपनी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन Yes, ऑफ sir. प्रॉफिट यहाँ पर हर साल होता है पार्टनरशिप फर्म। Yes, sir. जबकि कंपनी के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हर साल नहीं, यहाँ पर डिविडेंड बटे तो बटे, ना बटे तो ना बटे। डिविडेंड बांटना कोई जरूरी नहीं, और यहाँ पर कोई शेयर होल्डर के सेपरेट अकाउंट नहीं बनते। आपने शेयर होल्डर का हर एक का अलग से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। चले Yes, sir. अगले डिफरेंस पे आते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता, मैं मेरा हिस्सा किसी और को देना चाह। एक फर्म में 3 पार्टनर है, ईना, मीना और डीका। डीका अपना शेयर, ईना, मीना और डीका में से डीका अपना शेयर गब्बर को देके बोली ये मैं तो चली। ईना, मीना और डीका में से डीका अपना शेयर दे के गब्बर को बोली ये मैं तो चली, और आगे से इस फर्म में गब्बर पार्टनर होगा। ऐसा होगा या नहीं? हो सकता है सर। हो सकता है सर। पार्टनरशिप फर्म में, नहीं, नहीं। पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में। No, sir. पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो consent सकता। Without the consent of परमिशन नहीं होगा। consent नहीं हो सकता। पार्टनर से कंसेंट हो सकता है। पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। ईना और मीना ने दोनों ने मना कर दिया तो नहीं हो सकता। ईना ने हाँ कर दिया, मीना ने मना कर दिया तो नहीं हो सकता, ठीक है। मीना ने हाँ कर दिया, ईना ने मना कर दिया तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपनी मर्जी से अपना शेयर बेच के किसी को भी जा नहीं सकते, लेकिन कंपनी में जा सकते हो, नहीं जा सकते? जा जा सकते सकते हैं सर। हैं। यस सर, जा सकते हैं। जा सकते हैं सर। तो ईना, मीना, डीका में से डीका अपना शेयर गब्बर को देना चाह रही है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। कंपनी में डीका ने ऐसा किया, ये वैलिड होगा या गलत होगा? वैलिड है सर। वैलिड है सर। लॉ की लैंग्वेज में हम सही को वैलिड बोलते हैं और गलत को वॉइड बोलते हैं। यहां पर ये वॉइड हो, इनइफेक्टिव हो, यानी गब्बर पार्टनर बन गया या नहीं बना, नहीं बना, और डीका फर्म छोड़ के जा पाई, नहीं जा पाई। तो पार्टनरशिप फर्म में आप अपना हिस्सा दूसरों की मर्जी के बिना पूरी तरह बेच के जा नहीं सकते। इन पार्टनरशिप फर्म आप अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर्स की मर्जी के बिना किसी अन्य व्यक्ति को बेच के फ्री नहीं हो सकते। जबकि कंपनी में आप जब चाहे बाहर निकल सकते हो। तो कहाँ लिक्विडिटी ज्यादा है, कहाँ जब चाहे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में सर। कंपनी में सर। तभी तो कंपनी बड़ी फेवरेट है शेयर होल्डर्स की, तभी तो लोग इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी बड़ी हाई है, जब चाहो तब अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर लो। और यहाँ पे तो मेरे को मेरा हिस्सा बेचना है। ये ईना और मीना पता नहीं क्यों इनको बीच में टांग अड़ाने को चाहिए, और ईना और मीना तो डरेंगे ना, क्योंकि गब्बर आ रहा है, गब्बर, और वो गब्बर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर गब्बर को बर्दाश्त क्यों कर गए? बोले अपना क्या लेता है, अपने को कौन सा रोज उससे मिलना है, वो अपने घर बैठे हैं, हम अपने घर बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले डिफरेंस पे आते हैं हम, मैनेजमेंट। कंपनी के केस में मैनेजमेंट जो होती है वो शेयर होल्डर के हाथ में होती है, डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। डायरेक्टर्स के हाथ में। इसके
डायरेक्टर्स, जबकि पार्टनरशिप फर्म में जब तक कुछ डिसाइड नहीं होता तो सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? पार्टनर्स के हाथ। Partners. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और एलाबरेट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, बाकी तो धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसे जैसे इन एक्ट को पढ़ते जाओ। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयर इज नो एनी अदर एग्रीमेंट, oral agreement or implied agreement, then the all partners are entitled to manage the firm. सारे पार्टनर्स फर्म को मैनेज कर सकते हैं। जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आएगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो ऑल पार्टनर्स आर एलिजिबल टू कम इन द फर्म एंड दे शुड कम। वे एलिजिबल है और उनको आना भी चाहिए, सभी पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि दे शुड कम इन द फर्म। तो अगर कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो ऑल पार्टनर आर स्लीपिंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर। Active partner. Active partners. वेरी गुड, एक्टिव पार्टनर। लेकिन कंपनी के केस में डायरेक्टर्स हैव टू बी इलेक्टेड। डायरेक्टर को इलेक्ट कर लिया नहीं कर लिया मनमानी नहीं है, डायरेक्टर्स हैव टू बी इलेक्टेड। इवन जब आप कंपनी का निर्माण करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसमें आपको बताना पड़ेगा हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और अगर उसमें आपने नहीं बताया तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको डायरेक्टर चुनना पड़ेगा। कभी भी कंपनी में डायरेक्टर का ऑफिस 30 दिन से ज्यादा खाली नहीं हो सकता। दूसरा, बड़ी कंपनीज की बात करता हूं मैं जिसमें करोड़ों की संख्या में शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो करोड़ों की संख्या में शेयर होल्डर सारे आके कंपनी को मैनेज करना चाहे तो कंपनी मैनेज हो जाए? No, sir. No, sir. नहीं। नेहा, अगर सारे शेयर होल्डर करोड़ों की संख्या में है, मान लो 10 करोड़ शेयर होल्डर है और रोज आने लग जाए और कहते कि हमसे पूछ पूछ के डिसीजन लो, हमसे डिस्कशन करो, 10 करोड़ लोग रोज आते हैं, डिसीजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। और इतने झगड़े होंगे कि मैं क्या कहूं कि कंपनी में इन डिसीजन की सिचुएशन बन जाएगी और लात घुसते चलेंगे वो अलग से। इसलिए डायरेक्टर्स को चुनाव करना यहाँ पे जरूरी है। अब मान लो कि आप कह रहे हो सर एक प्राइवेट कंपनी है और उसमें 2 ही शेयर होल्डर है, तो वे 2 शेयर होल्डर कह रहे हैं हम खुद ही डायरेक्टर बनना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम 2 शेयर होल्डर हो, तुम खुद ही डायरेक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें चुनाव जीतना है। और चुनाव में वोट कौन डालेगा? डायरेक्टर का जब चुनाव होगा हु विल वोट? शेयर होल्डर। मान लो एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर है, ए और बी। ए चुनाव में खड़ा हो गया, ए के पास 50% वोट है, बी के पास 50% वोट है। ए और बी में से ए चुनाव में खड़ा हो गया, ए ने भी उसके पक्ष में डाल दिया, बी ने भी डाल दिया। फिर बी चुनाव में खड़ा हो गया, बी के पक्ष में बी ने भी वोट डाल दिया और ए ने भी डाल दिया। तो इस तरीके से दोनों शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टर का चुनाव होना जरूरी है, ठीक है, चाहे आप खुद डायरेक्टर का चुनाव जीत जाओ। एक बात बताइए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, क्या आप लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या आप लोग चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी या जो भी हमारे नेता लोग हैं, क्या ये हम में से ही चुने जाते हैं? बिल्कुल चुने जाते हैं, बट चुनाव होना जरूरी है। पार्टनरशिप में चुनाव जरूरी नहीं है। इज द बेसिक डिफरेंस। पार्टनरशिप में चुनाव होना जरूरी नहीं है। वैभव अपना माइक ऑन कीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नेक्स्ट डिफरेंस, ये वाइंडिंग अप का डिफरेंस। सर हाँ जी बेटा। सर जो एक्टिव पार्टनर्स को चुनते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स चुनते हैं? एक्टिव पार्टनर को सभी पार्टनर वोट डालते हैं। मान लीजिए एक फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, तो 5 के 5 वोट डालते हैं और 5 वोट में से 3 वोट जो जीत जाएगा, ठीक है, वो एक्टिव पार्टनर बन जाएगा। सर एक ही एक्टिव पार्टनर हो सकता है फर्म में? 1 2 3 4 5 जितना आपका मन करे। फर्म कैन बी कैरिड ऑन बाय वन और ऑल। ओके सर, ओके। हाँ जी, वाइंडिंग अप के ऊपर आते हैं बेटा। पार्टनरशिप फर्म को बनाना आसान था ना, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, और इसका वाइंडिंग अप भी आसान। कनिष्का, वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या होता है बेटा? सर खत्म करना बिजनेस। खत्म करना, ठीक है। फर्म को खत्म करना आसान है। आपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन
करवाया ही नहीं। मान लीजिए आप 5 दोस्तों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट कर दी, फर्म में काम कर लिया 5-7 साल, अब कोरोना आ गया, फर्म बंद कर दी, ना आपने बढ़ाते टाइम बताया गवर्नमेंट को, ना खत्म करते टाइम बताया, क्या ऐसा कर सकते हो आप पार्टनरशिप फर्म? Yes, sir. बिल्कुल Yes, sir. ठीक है। हमारे झगड़े होते ही नहीं, किसी से हम झगड़ा करते ही नहीं, जब झगड़ा करेंगे तब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है। और वैसे भी वाइंडिंग अप अगर हमें करना भी है और हम रजिस्टर्ड फर्म है, तब भी हमें आपस में बैठ के वाइंडिंग अप कर लेना है और जस्ट रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि हमने वाइंड अप कर लिया है, हम बता रहे हैं कि हमने वाइंडिंग अप कर लिया है, परमिशन नहीं ली। जबकि कंपनी का वाइंडिंग अप बड़ा फॉर्मेलिटी भरा है। कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वहां पर साबित करना पड़ेगा क्या बात है, क्यों वाइंड अप करना चाहते हैं। फिर एनसीएलटी कई बार कहेगी कि ऐसा मत करो, कंपनी बंद करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत है। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप बिल्कुल वैसे ही आसान है जैसे एक मुस्लिम निकाह का टूटना। आपने मुस्लिम निकाह करना है तो बड़ा आसान है, उस मुस्लिम निकाह को तोड़ना है तो भी बड़ा आसान है। कंपनी एक हिंदू विवाह की तरह है, बहुत महंगा बनाना भी और उसको फिर खत्म करना। तो कंपनी का वाइंडिंग अप जो है वो बहुत फॉर्मेलिटी भरा है, आपको एनसीएलटी में जाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अच्छा, कंपनी का जन्म लॉ से होता है? Yes, sir. Yes, sir. बाय लॉ, इसलिए कंपनी खत्म भी कैसे होगी? By law. बाय लॉ। ये बड़ी फेमस टैगलाइन, कंपनी कम्स बाय लॉ एंड कंपनी गोज बाय। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है और वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में जाना भी ऑप्शनल है, कोर्ट में जाना कंपलसरी नहीं। सर ये NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हो जाते हैं ना, तो उसकी एक स्पेशल कोर्ट है। इसमें सीए सीएस Okay, केस sir. लड़ सकते हैं, इनकम टैक्स की, कंपनी लॉ की, जीएसटी की अलग से कोर्ट है। आपको साधारण जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे वकील भी सीए सीएस होते हैं, जज भी सीए सीएस होते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद इन्होंने लास्ट डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है परपेचुअल, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो फॉरएवर। कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी हो जाती है। कंपनी आपको 150-250 साल पुरानी भी मिल जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म आपको इतनी पुरानी नहीं मिलेगी। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में ब्रांड वैल्यू नहीं हो पाती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। नॉर्मली एक फर्म एक पार्टनर की डेथ से भी डिसॉल्व हो जाती है। हालांकि अगर अदर पार्टनर चाहे तो उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसा वे करते नहीं। इसलिए नॉर्मली प्रैक्टिकली होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म की ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाती। जितने में ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, इतने में ही क्या होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और अब फिर वो नई पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं बाकी पार्टनर्स। तो ये एक बड़ा इश्यू होगा। सर, हाँ जी बेटा, हाँ जी। जैसे कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल है, वैसे पार्टनरशिप में भी होती है? देखो मैं आपको वही करवा रहा हूँ, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ये डिफरेंस नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, आप डिफरेंस मत लिखना इसको। कंपनी हो या फर्म, दोनों में ही मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट। नेहा, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए? 2 लाख सर। नहीं, 0। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए? 5 लाख। 9, 0। बेटा ये पुराना लॉ है जो आप बता रहे हो ना,
देयर इज नो सर सच। ये जो डिफरेंस हाँ जी बोलो बोलो। +1 +1 2 में किया था तब उधर। हाँ जी समझ गया मैं, तभी आपको बता रहा हूँ 2015 से ही ये लॉ चेंज हो चुका है और यही पोजीशन है 2015 से, आज 2021 में है। चलो 2015, 16, 17 2-3 साल निकाल दिए हमने पुराने लॉ में, अब 2021 में तो नया लॉ पड़ेगा। तो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी में और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फर्म में, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कहीं नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो अभी ये डिफरेंस नहीं है। चलिए एक डिफरेंस मैं बनवाता हूं अपनी तरफ से। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म कहां पर कंप्लायंस ज्यादा करना पड़ेगा। कंप्लायंस का मतलब लॉ बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर दी तो करोड़ों के फाइन लग जाएंगे। हाँ जी, कंपनी में सर। कंपनी में कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 इज द बिगेस्ट कमर्शियल लॉ ऑफ इंडिया और इसमें पेनल्टी भी आज तक के किसी भी एक्ट की सबसे हार्श पेनल्टीज है इसके अंदर। इसीलिए पिछले 5-6 सालों में जो सीए की वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि पहले कंपनी जो थी वो सीए नहीं रखती थी, पेनल्टी लग जाती थी तो पेनल्टी भर देती थी, सीए नहीं रखती। अब क्या हो गया, पेनल्टी की मात्रा इन्होंने 25-25 गुना बढ़ा दी। जहां पर फाइन 20 लाख रुपए का हुआ करता था वो फाइन 20-20 करोड़ का कर दिया इन्होंने, 100 गुना भी पेनल्टी बढ़ा दी। इससे कंपनी पेनल्टी 20 करोड़ की बढ़ना पसंद करेगी या सीए रखना पसंद करेगी? सीए रखना सर। यस सर। ये रखना पसंद। तो आप देख रहे हो ना पिछले 5-6 सालों में सीए की कोर्स की बड़ी वैल्यू बढ़ गई, सीए की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होने लग गई, सीए का कोर्स इतना ब्रांडेड बन गया। तो दैट्स बिकॉज क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट कब का है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर का है? 1932 1932। उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया ना तो 10 रुपए का फाइन लगा देंगे, 10 रुपए का। तुम्हारी 7 पुश्त याद रखे कि 10 रुपए का फाइन लगाएंगे। कौन डरता है 10 रुपए के फाइन से? कोई नहीं डरता। कहते हैं अच्छा तुमने पार्टनरशिप फर्म का इतना बड़ा कांड कर दिया, 100 रुपए का फाइन लगाएंगे, 100 रुपए का। तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। कौन डरता है? कोई नहीं डरता, क्योंकि ये एक्ट कब का है? 1932 का। उसके बाद इसमें रिवीजन बहुत कम हुए, जबकि ये एक्ट कब का है? 2013, अपडेटेड एक्ट। तो पार्टनरशिप फर्म में कंप्लायंस का लेवल क्या है? लो। इसलिए पार्टनरशिप फर्म सीए रखती है जल्दी से या नहीं रखती? नहीं रखती सर, पार्टनरशिप नहीं रखती। इसलिए हम तो यही चाहेंगे चारों तरफ कंपनी ही कंपनी हो जाए, गुड़गांव बन जाए हमारा हिसाब। चलिए उसके बाद आते हैं हम अगले डिफरेंस की तरफ। बस ये मिसलेनियस ही डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। गाइडिंग डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन 2 डॉक्यूमेंट में होता है, एक को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं और एक को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जबकि पार्टनरशिप डीड का कॉन्स्टिट्यूशन किस में होता है? पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड में होता है, और डीड नहीं होती तो पार्टनरशिप एक्ट होता है। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल को बदलना मुश्किल होता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल कंपैरेटिवली रिजिड होते हैं। पार्टनरशिप डीड को कभी भी 4 पार्टनर बैठेंगे और चेंज कर सकते हैं चारों की कंसेंट से। 6 पार्टनर है तो 6 की 6 कंसेंट से अपना बदल सकते हैं। रजिस्टर ऑफ फर्म को जस्ट बताना होता है कि हमने डीड चेंज कर ली, ठीक है। जबकि कंपनी में आपको रजिस्ट्रार से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि हम मेमोरेंडम चेंज कर ले क्या। कंपनी लॉ में रोक टोक ज्यादा है। सर हाँ जी, सिर्फ हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रजिस्टर नहीं है तो भी हमें रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हम नहीं, फिर अपनी बताने की जो जरूरत पार्टनरशिप डीड। नहीं, फिर बताने की जरूरत। ओके सर, ओके। ऑडिट, ऑडिट का मतलब सीए आके तुम्हारे अकाउंट चेक करेगा। फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट ऑडिट बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। सीए आके चेक करेगा अकाउंट। जब तक वो अकाउंट के ऊपर साइन नहीं कर देगा सीए, तब तक तुम्हारे अकाउंट, ठीक है, फाइल नहीं हो सकते। आपके अकाउंट तब तक फाइनलाइज नहीं हो सकते।
तो ऑडिट बाय सीएज कंपल्सरी इन कंपनी, बट पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट करवानी जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में नॉर्मली ऑडिट करानी जरूरी नहीं होती। क्यों जरूरी नहीं होती? क्योंकि पार्टनर को एक दूसरे पे क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे भरोसा है। ठीक है, एचयूएफ को भी ऑडिट नहीं करानी होती, लेकिन कंपनी में ऑडिट कंपलसरी होती है। तो हम क्या चाहते हैं, चारों तरफ क्या खुल जाए, एचयूएफ खुल जाए, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी खुल जाए? कंपनी सर। कंपनी लॉ में है, हमारा स्कोप कंपनी के अंदर है। बट पार्टनरशिप फर्म में भी लोग हमारी ऑडिट करवा लेते हैं। जो बड़ी फर्म्स होती है ना, वो अपनी डीड में लिख देती है, ऐसा एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना जरूरी है, बट वो अपने डीड में लिख लेते हैं। और अगर आपने डीड में लिखा है कि ऑडिट कराना जरूरी है, तो फिर आपको करानी पड़ेगी। चलिए, आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम सर क्लास में मिलेंगे। हाँ जी, बोलिए बेटा। कंपनी के लिए क्लाइंट कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है सर? क्योंकि कंपनी के अंदर ना शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, स्टेक होल्डर बहुत होते हैं, करोड़ों लोगों का पैसा लगा होता है, इसलिए गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही वहां। पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इतनी चिंता नहीं कहती है, कोई ना, ये तो छोटे लेवल का। चलिए, आज का लेक्चर ओवर होने वाला है। 2 जूम सेशन हमने लगाए और होपफुली आपने दोनों को एंजॉय किया। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। बाकी जैसे जैसे क्लासेज लगेगी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लेके आएंगे, इस चीज की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि बढ़िया रिजल्ट। थैंक यू।